मैं राहुल कुमार मिश्रा डिप्लोमेटिक यूट्यूब के चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे बीजेपी के लीडरशिप के बारे में। अभी हाल में ही संपन्न हुए 5 विधानसभा के चुनावों में बीजेपी को 3 स्टेट में सफलता मिली है, जहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीन ली, तो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बरकरार रही। और इन तीनों स्टेट में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम को चेंज कर दिया। राजस्थान में इन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह पर भजन लाल शर्मा को इन्होंने सीएम बनाया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह पर, जो कि पिछले 20 साल से वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनको बदल करके डॉक्टर मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया। और फिर छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह की जगह पर वहां पर इन्होंने जो है विष्णु देव साई को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। अब इन्होंने तीनों ही स्टेट में इन्हें चीफ मिनिस्टर चेंज करने की जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत ये थी कि ये तीनों नाम जो कि अभी अभी इन तीनों स्टेट में चीफ मिनिस्टर बने हैं, अगर इनको भारतीय जनता पार्टी इनके कार्यकाल के बीच में ही अगर इनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटाती है, तो ये किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, कोई गुटबाजी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये पार्टी के लिए लॉयल बने रहेंगे, वफादार बने रहेंगे। अभी तक जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो रोल था राजस्थान के अंदर, ऐसी खबरें उठ करके आ रही थी कि यहाँ पर गुटबाजी हो रही है। और इस चुनाव के संपन्न होने के बाद बहुत सारे विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने उनके आवास पर भी गए थे, लेकिन इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा के लिए लगाम लगा दी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से मुख्यमंत्री थे, एक कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। हालांकि वे व्यापम घोटाले में उनको भी फंसने के पूरे चांसेस है या वो फंसे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने वहां भी उनको रिप्लेस कर दिया। अब किसी भी प्रकार से इन स्टेट में गुटबाजी नहीं होगी। डॉक्टर रमन सिंह की सब छवि जरूर साफ सुथरी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने एक नया चेहरा लेकर के आए। तो इस तरह से इन तीनों स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अब बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसी के मुताबिक ये काम करेंगे। और अगर इनको बीच में हटाना भी पड़ता है तो भी पार्टी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। वैसे बीजेपी में जो लीडरशिप होती है वह पार्टी डिसाइड करती है, पब्लिक डिसाइड करती है। यहाँ पर कोई वंशानुगत रूप से पार्टी चीफ या फिर पीएम कैंडिडेट नहीं बनता है, जितना हम लोग अभी तक इस जानकारी में देखे हुए हैं। अब एक तरह से मोदी जी जब 2024 का चुनाव जीत जाएंगे तो उनके सामने भी एक सक्सेसर की प्रॉब्लम आएगी कि उनके बाद कौन बीजेपी का पीएम कैंडिडेट होगा। तीसरे टर्म में तो आ जाएंगे, लेकिन 2027, 28, 29 में मोदी जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तब तक उनकी उम्र जो है 75 साल हो चुकी होगी। और ये बीजेपी ने ही रूल बनाया है कि जिस भी बीजेपी के किसी नेता की उम्र 75 साल से ऊपर हो जाती है तो वह मार्गदर्शन कमेटी में चला जाता है। तो मोदी जी का भी वही हाल होगा। लेकिन उससे पहले हम किसको मोदी जी का उत्तराधिकारी समझते हैं? अगर हम उत्तराधिकारी की बात करें तो इस समय देश में सबसे ज्यादा 2 नाम आगे चल रहे हैं। एक अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और एक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पॉपुलैरिटी के मामले में अमित शाह से कहीं आगे हैं, और अपनी प्रशासनिक गतिविधियों से उन्होंने जनता के हृदय में अपना एक अलग स्थान बना रखा है। लेकिन अगर हम अमित शाह को देखें, जब वो एक छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे, फिर वो गुजरात के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी बने, फिर उनको 2014 में मोदी जी ने दिया उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उत्तर प्रदेश के चुनाव उन्हीं के देखरेख में हुए, और 80 में से करीब 75 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जीता, अमित शाह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में। फिर वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। फिर 2019 से वे जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में सीए जैसा कानून आया। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370, धारा 370 और 35 को हटाया गया। तो इस तरह से अगर काम की बात किया जाए और कार्य सरकार चलाने का अनुभव में बात किया जाए तो अमित शाह जो हैं वे योगी जी से कहीं आगे हैं। लेकिन ये डिसाइड करना होगा
राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के लोगों को कि मोदी जी के बाद योगी आएंगे या शाह आएंगे।